Introduce yourself without your name. यस सर। सर बेसिकली मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। मैंने क्लास 10 और 12 केंद्रीय विद्यालय बोकारो नंबर 1 सिटी से किया है। उसके बाद मैं बीटेक MIT मुजफ्फरपुर से पास किया। मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है और अभी मैं ONGC में कार्यरत हूँ एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है जी सर। और ONGC में काम भी कर रहे हैं। यस सर। तो एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हुआ, आपके परिवार का पैसा वेस्ट हुआ और ONGC ने भी आप पर बहुत सारा डिवोट करा होगा, वो भी वेस्ट। सर वहां काम करने के बदले में प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? सर ऐसा है कि प्रशासन में तो आने का ध्यान शुरू से था, किंतु ऐसा परिस्थिति रहा एक समय में कि उस समय मैं उतना टाइम डिवोट नहीं कर सकता था, क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रीम से था तो लगा कि अभी इंजीनियरिंग स्ट्रीम को थोड़ा फॉलो कर लें तो बेहतर रहेगा। इस प्रकार से मैं इंजीनियरिंग के पीछे ही चला गया। लेकिन जब इंजीनियरिंग में गया तो वहां पर जो माहौल मिला, वहां पर जो एनवायरनमेंट रहा और जो मेरी इच्छा थी नौकरी की, जिस प्रकार की हमारा सोच था, उस प्रकार से वो समन्वय नहीं बैठा पाए। और ज्वाइन करने का तो मन पहले से ही था। इसके पहले मैं यूपीएससी में भी ट्राई किया था 2017 में, किंतु यूपीएससी में हम प्री निकाल पाए, उसके बाद मेंस के लिए हम अपियर भी नहीं हो पाए क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। तो हमें लगा कि बीपीएससी में ट्राई करना चाहिए, तो इस प्रकार से मैं बीपीएससी के लिए ट्राई किया और अभी मेरा चयन हुआ है। अच्छा, आपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है उसका क्या फायदा होगा प्रशासन में? सर एक तो एग्रीकल्चर, आजकल एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग उपयोग कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर आजकल एक मैकेनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। रादर देन कि लोग उसमें इन्वॉल्व हों, ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो, उसमें मशीन्स का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, तो एक तो उसमें हम कुछ हेल्प कर पाएंगे। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग केवल मशीन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्लानिंग का भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के रूप में भी पढ़ते हैं, और उसका उपयोग तो इसमें सबसे ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये बेसिकली एक मैनेजरियल पोस्ट होगा, तो चीजों को मैनेज करना होगा। तो जो पढ़ाई हमने एज अ मैनेजर के रूप में के मैनेजर के लिए किया है, उसका प्रयोग इसमें हम लोग कर पाएंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस इन इंजीनियरिंग? सर टॉलरेंस एक लिमिट होता है जिसके तहत की टॉलरेंस एक अपर लिमिट, कोई भी जब वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ खामी रह जाएगी, प्रत्येक पार्ट एक जैसा नहीं बन सकता है। तो उसकी एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, जिसके तहत कि उस वस्तु को लिया जा सकता है, जिसके तहत ये वो एक मापदंड है जिसमें ये बताया जा सकता है कि हाँ, अगर टॉलरेंस लिमिट इतना रहा तो उस वस्तु को हम ले पाएंगे। ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को सेटिस्फाई करता है कि अगर टॉलरेंस के अंदर आ जाएगा, लिमिट के अंदर है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर टॉलरेंस के बाहर है, जो लिमिट हम दिए हुए उसके बाहर चला जाएगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का चीज है। जी, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन क्या होता है? सर रेफ्रिजरेशन बेसिकली कोई भी जो रेफ्रिजरेशन बेसिकली ठंडा करने के लिए बना जाता है, जिसमें कि हम एक कोई भी रेफ्रिजरेशन बेसिकली सर ठंडा करने के लिए बनाया जाता है। और अभी ये सर ये भूल रहा हूँ रेफ्रिजरेशन के बारे में कुछ। अच्छा, व्हाट इज पिटिंग? पिटिंग क्या है? हाँ, पिटिंग क्या होता है सर कि मान जैसे कोई भी चीज है, तो अगर उसमें पिटिंग जो टाइप ऑफ कोरोजन कह सकते हैं, बेसिकली कोरोजन नहीं है बट उसका एक टाइप होता है पिटिंग। तो जैसे स्टीम है, मान लीजिए कि कोई टरबाइन घूम रहा है और स्टीम उससे टकराएगी, तो जब स्टीम टकराती है तो उसमें से कुछ पार्ट को वो हटाने का प्रयास करती है, क्योंकि अपने वेलोसिटी के कारण उस टाइम जो वो सरफेस को खुरदुरा टाइप की बनाएगी, दैट इज कॉल्ड पिटिंग। अच्छा, ONGC में आपने काम किया? कर रहा हूं सर। हाँ सर। अच्छा, एक है ONGC विदेश। जी सर। दोनों में क्या अंतर बताइए, तो क्या क्या कार्य है दोनों का काम? सर ONGC विदेश जो है वो एक कंपनी मैन के रूप में काम करती है। वो कहीं भी विदेश में कहीं भी वो खुद से वहां पर उत्पादन नहीं करती है। वो किसी कंट्री के साथ या वहां पर जो लोकल नेचुरल गैस की कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट करती है
और उसके साथ एज ए कंपनी मैन के रूप में कुछ शेयर दे करके उससे खनन को उसमें से रॉयल्टी कुछ पैसा लगा करके उससे रॉयल्टी लेती है और भारत सरकार को मदद करती है। और जो ओएनजीसी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हम ही लोग साक्षात रूप से काम करते हैं। मतलब हम लोग एज ए कंपनी मैन नहीं है, बल्कि हम ही लोग अपने हाथों से ड्रिलिंग करते हैं, हम लोग अपने ही से पाइपलाइन बिछाते हैं, तो वो सारा काम हम लोग करते हैं। तो ये ओएनजीसी का होगा। और ओएनजीसी विदेश में हम लोग कोलेब्रेशन में काम करते हैं। अच्छा, ओएनजीसी से समझ आता है नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। जी सर। ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी सर महारत्ना कंपनी में से है। सर क्या क्राइटेरिया होता है महारत्न का? सर ये टर्न ओवर पे डिपेंड करता है। एक तो टर्न ओवर कितना हुआ, प्रॉफिट कितना कर रहा है, और दूसरा बात कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनके कितने ज्यादा हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय और टर्नओवर। हाँ, डिटेल से बताइए थोड़ा, कितना टर्नओवर सर होना चाहिए? सर ये तो क्राइटेरिया तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या कितना टर्नओवर होना अच्छा, चाहिए। महारत्न का जो बनाया गया है, इससे क्या क्या फायदा मिलता है? महारत्ना में सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा आजादी होता है, गवर्नमेंट का थोड़ा प्रेशर कम होता है, और डिसीजन लेने में इनका सबसे ज्यादा रोल होता है कि डिसीजन ये ज्यादा ले सकते हैं। बाकी सब में गवर्नमेंट का प्रेशर ज्यादा होता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन महाराष्ट्र कंपनी में डिसीजन लेने की चीजें ज्यादा हो जाती है। पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? सर पोस्ट प्रायोरिटी पहला तो मेरा सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। अच्छा, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। यस बताइए तो इसका। सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जिस पद पे हम लोग अभी जाएंगे वो एक एसडीएम होगा। एसडीएम के बाद फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आप श्योर हैं? सर एसडीएम के नीचे भी एक पोस्ट होता है। जब ज्वाइनिंग करते हैं तो लिटरली वो एसडीएम पे ज्वाइन नहीं कराया जाता है, उसके नीचे एक पोस्ट होता है, और एक प्रमोशन कुछ दिन रखने के बाद उस पोस्ट पर रखने के कुछ दिन बाद एसडीएम दिया जाता है। अच्छा, आपका चयन हो जाने के बाद, है ना? जी सर। अपनी 3 प्राथमिकता बताइए, तो पहले आप करना चाहिएगा। सर सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं प्रयास करूंगा कि शिक्षा जिस भी क्षेत्र में मैं रहूं वहां पे शिक्षा का विकास हो। दूसरा कि वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो एग्रीकल्चर है उसका विकास हो, एग्रीकल्चर का सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, क्योंकि मैं ये देखा हूं अक्सर लोग सिंचाई के कारण ही एग्रीकल्चर हमारा ज्यादा खराब होता है। और तीसरा हॉस्पिटल की सुविधा, मेरा हॉस्पिटल की सुविधा अच्छा हो। तो ये 3 प्राथमिकता मेरी रहेगी। बबलू जी, देव ज्योति साहब। जी सर। सुन रहा है आप मुझे? जी सर सुन पा रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा कि सर प्रशासन में आने का मेरा कारण है कि मैं ओएनजीसी में जब था तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, और मैं यूपीएससी मेंस में भी अपियर नहीं हो सका, समय के अभाव में। जी सर, समय का अभाव तो रहता ही है। जी सर। प्रशासन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको यहाँ समय मिलेगा? सर ऐसी एक अपेक्षा के साथ तो मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है कि यूपीएससी हमसे नहीं निकला, अब मैं उसके लिए प्रयासरत भी नहीं हूँ। इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो अगर बीपीएससी में आ जाऊंगा तो एक तरह से मैं प्रशासन में ही काम कर रहा हूँ, और दूसरा बात हमारी उम्र सीमा भी अब खत्म होने चली है। तो ये दोनों चीजों को लेकर के मैं उधर अब ट्राई भी नहीं करूंगा। अब जिधर हूँ इधर ही अपना काम अच्छे से करना है। तो अभी जैसे ओएनजीसी छोड़ के आप बिहार गवर्नमेंट में आ रहे हैं। यस सर। अब बिहार गवर्नमेंट आपको कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम भी ला रही है। यस कल के दिन में आपको प्राइवेट सेक्टर से कोई अच्छा ऑफर आ जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी है ओएनजीसी में काम करने का, आप फिर बिहार गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है बताइए? अगर सर प्राइवेट सेक्टर में जाना होता सर तो पहले मैं ओएनजीसी ही ज्वाइन नहीं करता, या अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना होता तो ओएनजीसी के बाद ही चले जाता। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए, ओएनजीसी को देखा जाए और बिहार गवर्नमेंट को देखा जाए, तो अगर पैसे के दृष्टिकोण से देखूं तो जहां मैं ज्वाइन कर रहा हूं शायद इसमें मैं सबसे कम पैसे पे ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन अभी भी करूंगा तो अच्छा पैकेज मुझे मिल सकता है। तो जब मैं इधर आ जाऊंगा सर तो अभी नहीं सोच रहा हूँ तो बाद में तो सोच ही नहीं सकता। वही बात तो मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रशासन से जो एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि वहां जाने के बाद
हमको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर आप वहाँ समन्वय वहाँ भी नहीं बैठा पाते हैं तो फिर आप इसको भी छोड़ दीजिएगा। सर एनवायरनमेंट की तो बात एक है, किंतु उसके अलावे भी यह है कि ओएनजीसी की जो कार्यशैली है सर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो वहां पर मिल नहीं रहा है। कारण उसका है सर कि वहां पर ऐसा है कि सिर्फ जॉब करना है, ना ही कोई मतलब कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती है। बहुत सारी चीजें हैं सर जिसके कारण मैं ओएनजीसी में नहीं रह सकता। और पहले ये था कि मैं ज्वाइन तो करना चाहता था इधर ही प्रशासन में, किंतु समय नहीं मिला और ऐसी परिस्थिति रही कि मुझे ओएनजीसी ज्वाइन करना पड़ गया। आखिर क्या प्रशासन में ऐसा है जो आपको आज भी आकर्षित करता है प्रशासन की तरफ? प्रशासन में सर एक तो यह है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, जो मुझे पहले से सोच रखते थे कि ठीक है लोगों के बीच काम करेंगे, जो कि मैं ओएनजीसी में भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, जो काम करेंगे उसके लिए मुझे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की भी क्षमता दी जाएगी। इंडिपेंडेंट डिसीजन भी हम बना पाएंगे, कुछ नया इनोवेट भी करूंगा, कुछ नया सोच भी आएगा तो उसको इनोवेट में कर पाऊंगा, ग्राउंड लेवल पे उसको देख पाऊंगा, उसको फील करूंगा, जो कि मैं दूसरे विभाग में नहीं कर सकता हूँ। और जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए मुझे एक आकर्षक पैसे भी मिलेंगे। तो जो 3 चीजें चाहिए मुझे लाइफ से, वो तीनों चीजें मुझे इस कदर मिल जाएगा। आपके बातों से ऐसा लगता है जो आप हाँ सर। आप सभी काम मजबूरी में ही करते हैं, है ना? आपने ऐसे नहीं, इंजीनियरिंग मजबूरी में किया, जिसमें जॉब भी मजबूरी में करते हैं, और बीपीएससी में इसीलिए है आप तो यूपीएससी में आपका एज खत्म हो चुका है। तो ये मजबूरी का कब तक करिएगा आप इसको? आप नकारात्मक करके प्रशासन में कैसे मदद करिएगा? सर एक तरह से देखें तो मजबूरी तो खैर इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट हो गया, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि मुझे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का तो मौका मिल रहा है और इसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे काम आएगा ही अपने प्रशासन के क्षेत्र में। लेकिन उसके पहले भी सर मैं ओएनजीसी का पहले भी मैं बार्क में था, तो विभिन्न जगहों से मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है और उसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन तो प्रशासन के क्षेत्र में कर ही लूंगा। बाबू सर, अच्छा, आपने अपनी प्राथमिकता में कही कि सर मैं शिक्षा को पहली प्राथमिकता दूंगा विकास में। जी सर, जी सर। तो अभी क्या कमियां देखते हैं आप शिक्षा में जिसको अभी तक दूर नहीं किया जा सका है? शिक्षा में सर जो मैं अपने गांव में ही देखता हूँ, हमारे गांव में भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल भी है सर। वहां पर सबसे पहला मैं जो चीज देख रहा हूँ कि वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि है, क्योंकि अगर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं रहेगी तो लड़कियां तो आधा से ज्यादा आएंगी ही नहीं। एक समय के बाद जब वो एडोलेसेंट एज में पहुंच जाती हैं तो उनको वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मेरे प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल दोनों में ये व्यवस्था है, और पीने का पानी का भी सुचारू व्यवस्था नहीं है। तो जो 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एक संस्थान के लिए, किसी भी जगह के लिए, वो दोनों चीज नहीं है। तो ये दोनों को तो कार्यान्वित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावे जो हमारे शिक्षक हैं उनको शायद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, या जो भी हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये 2-3 चीजों को दुरुस्त करना मेरे लिए शिक्षा में सबसे ज्यादा प्राथमिक रहेगा। एसडीएम बनने के बाद अब क्या होता है क्वालिटी एजुकेशन किसको कहते हैं? सर क्वालिटी एजुकेशन बेसिकली सर वो एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पहली या दूसरी कक्षा में है तो एक्चुअली उनको लेटर्स का ज्ञान हो, न्यूमरेसी का ज्ञान हो, 1 2 3 4 वो चीज जान पाए। जब वो तीसरी से 5वीं कक्षा में आ जाए तो हल कर पाए, जोड़ घटाव गुणा भाग उन्हें आता हो। अगर किसी भी एक परिवेश में, किसी एक स्कूल में अगर मोर देन 50% बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है तो इसमें बच्चों की तो गलती नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी गुणवत्ता में कमी है, वो सही से समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद वो अपने आप को उस तरह ढाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपकी शिक्षा प्राइवेट स्कूल से हुई या सरकारी स्कूल से? हमारी सर सरकारी स्कूल से हुई, केंद्रीय विद्यालय से। तो केंद्रीय विद्यालय से? जी सर। तो बिहार सरकार के स्कूलों में और केंद्रीय विद्यालय में आप क्या फर्क पाते हैं? सर सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है सर, कि अगर किसी भी केंद्रीय विद्यालय को देख लिया जाए तो सबसे पहले तो उसका प्रांगण ही काफी बड़ा होता है। उसके अलावे वहां पर जो बाथरूम और टॉयलेट एंड पीने के पानी की व्यवस्था है वो अच्छा होता है। उसके अलावे स्कूल का रख रखाव काफी मेंटेनेंस अच्छा होता है। उसके अलावा जो अच्छा, ये जो गैप है दोनों के बीच में, दोनों स्कूलों के बीच में जो गैप है, इसको जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कहाँ तक इसको समाप्त करने में मददगार होगी?
सर नई शिक्षा नीति जो आई है उसका तो पूर्णतः प्रयास है कि इस गैप को समाप्त किया जाए। उसके लिए उन्होंने पूरा उस पर ध्यान दिया है कि बिहार जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो उस चीज को, जिस तरह दिल्ली गवर्नमेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या प्रोविजंस बताइए कुछ। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 5 पिलर पर मुख्यतः बेस्ड है। सबसे पहला ये है कि अफोर्डेबिलिटी सभी के लिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, मतलब सभी लोग एक्सेस कर पाए, सभी लोग वहां पहले जा पाए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कूल पहुंच ही नहीं पाते और उसके पीछे जो ये सब जो कारण उपरोक्त बताए गए हैं वो हो सकते हैं। दूसरी बात है कि इक्विटी हो, मतलब जो भी लोग आ रहे हैं समान, सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। ऐसे भी बहुत सारे वर्ग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते, तो उस चीज को खत्म किया जाए। बहुत सारी लड़कियां स्कूल नहीं जाती है, तो इक्विटी हो, बराबर आए, सभी को बराबर रूप से दिया जाए। उसके अलावा अफोर्डेबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं हो, स्कूल जो है काफी दूर नहीं हो, ताकि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाए, या हायर एजुकेशन में कभी कभी पैसे की कमी आ जाती है, तो उस चीज के गैप को कम किया जाए कि जो बच्चा चाहता है पढ़ने के लिए वो उसको अफोर्ड कर पाए। स्कूल दूर और एक सेकंड, स्कूल घर से दूर नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार ने क्या कदम उठाया है? सर बिहार सरकार तो प्रयास की है कि स्कूल जैसे साइकिल प्रदान किया जाता है कि जो भी बच्चे 9-10 में पहुंचते हैं उनको साइकिल दिया जाता है कि वो अपने स्कूल को जा पाए। लेटेस्ट बताइए क्या हुआ है? लेटेस्ट का तो मुझे अभी ध्यान नहीं है सर। हर पंचायत में हाई स्कूल खोला जा रहा है, ठीक ना? हाँ सर, पंचायत में। जी सर। हेलो सर आप देखिए। अच्छा ठीक। ये बताइए कि आपकी पढ़ाई जो है बोकारो से हुई है। जी सर। बोकारो जो ये नया जिला बना है आपको पता होगा, तो ये किससे कट के बना है बोकारो नया जिला? बोकारो सर वो तो काफी पहले निकल गया, नहीं पता है सर। देवी जी आपका इंटरव्यू हम अभी खत्म कर रहे हैं। जी सर। कुछ आप नोट डाउन कीजिए क्या क्या करना है आपको, ठीक है? हाँ। पहला ये है कि आपका मूवमेंट बहुत हो रहा है, ठीक है सर। हाँ। मूवमेंट भी होना चाहिए आपका, इधर से उधर आप देख रहे थे बहुत सारा, और जैसे आप बोलने के क्रम में सोच रहे हैं तो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ना हैंड मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए और हेड मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। एकदम आपका हेड मूवमेंट हो तो आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंबर जितने भी हो उससे आई टू आई कॉन्टेक्ट हो। तो मैंने देखा कि कभी इधर आपको इधर कभी ऐसे ऊपर नीचे देख रहे हैं, वो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा हैंड मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए, आपका हैंड नीचे रहना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है सर? ग्रेजुएशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि जिस जहां आप काम कर रहे हैं कभी भी उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा कि हम इस इधर इसलिए आना चाहते हैं, उसके अलग आंसर हो सकते हैं। अगर आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो हम तैयार करके भेज देते हैं स्टूडेंट को। आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं उसके बहुत अच्छे रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ लगभग 80 to 90 स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो उसके आंसर एकदम सेट पैटर्न पे होते हैं जो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ये बताएंगे कि वहां का जो वर्क सिस्टम है वो अच्छा नहीं लग रहा है, कभी भी नहीं, तो यहाँ का भी वर्क सिस्टम अच्छा नहीं लगेगा तो आप छोड़ देंगे, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। जिसमें काम कर रहे हैं कभी भी उसका नेवर आप माइंड में सेट कर लें, उसके नेगेटिव आपको नहीं बोलने हैं तो नहीं बोल लें, ठीक है? इस चीज को आप याद रखिएगा। और या जैसे यूपीएससी ये सब चीज वो जो आप बता रहे थे वो लग रहा था कि कैजुअल सा इंटरव्यू हो रहा है ना? अब ये देना चाह रहे थे वो देना चाहिए, वो उतना आपको एलेबरेट करने की जरूरत नहीं है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेंटर्ड आंसर दीजिए, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होगा और आपको कैजुअल ले लिया जाएगा, तो फिर इंटरव्यू में मार्क्स आप अच्छा, जैसे आप हर एक चीजों को चीजें रख रहे हैं ठीक ठाक से, लेकिन वो कैजुअल वे में लग रहा है, तो आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरा है आपका
दो तीन चीजें ओएनजीसी से जुड़े हुए हर एक चीज को आप तैयार कर लेंगे बढ़िया से, वो काफी पूछा जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल ओएनजीसी से काफी पूछा जाएगा, याद रखिएगा 30 to 40% आपको ओएनजीसी से पूछा जाएगा, और कहीं भी आप निगेटिव चर्चा ना करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जैसे मैंने 2-4 क्वेश्चन पूछा उतना ही आएगा, उससे ज्यादा संभावना नहीं है। दूसरा है कि आप अपने कैसे यूज करेंगे अपने एक्सपीरियंस का, उसको आप अलग अलग सेक्टर से जोड़ जोड़ करके उसको आप 4-5 और दायरा बढ़ा दें, है ना। एग्रीकल्चर में हो गया, इंडस्ट्री में है, कैसे कैसे उसको हम यूज करेंगे उसमें। दूसरा, हम काउंटर क्वेश्चन, एग्रीकल्चर में आपने एक चीज बोल दिया था कि हम मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है, तो जो भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होनी चाहिए वो ह्यूमन रिसोर्सेज को ध्यान में रखना होना चाहिए। कंप्लीट मैकेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे सेट नहीं कर रहा है, उन चीजों पर आप उसको बढ़िया से ध्यान दें, ठीक है। ठीक, फिर हम अगला मॉक में आपको देखेंगे आप क्या करना है आपका। सर एक रिक्वेस्ट है सर कि हमारा मॉक इंटरव्यू थोड़ा वो क्या है सर कि 20 तारीख के बाद हमें समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं जब चला जाऊंगा तो फिर वहां पर मेरे पास टाइम रहेगा नहीं, तो उस प्रकार से हमारा थोड़ा इंटरव्यू का शेड्यूल कर दीजिएगा। 20 क्योंकि वहां पर क्या है तक हाँ, क्योंकि वहां पर हमारा 12 घंटा ड्यूटी होता है, तो फिर मैं शाम को 7 बजे, और वहां पे नेटवर्क हमारा बहुत कमजोर होता है, तो लगभग इम्पॉसिबल है कि मैं इंटरव्यू फिर अटेंड कर पाऊंगा। अच्छा, कोशिश करूंगा एक इंटरव्यू आपको 20 से पहले दे दूं, ठीक है। एक दूसरा, आपका जो इंटरव्यू होगा वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी समय है, सितंबर में एक, मतलब 20 सितंबर से पहले एक मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ संभव होगा तो मैं करवा देता हूँ, और देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे 150 से 200 स्टूडेंट है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर मैं एक कोशिश करवा दूंगा। और फिर जैसे ही आप डेट की घोषणा हो जाए तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए, ओके। ठीक। नालंदा की तैयारी कर ली है आप बढ़िया से? हाँ सर, वो आपका भेजे थे वो भी पढ़ लिया, और उसके पहले भी मैं कुछ कुछ पढ़ा था, लेकिन रिसोर्सेस काफी स्कैटर्ड थे, तो वहां पर एक बहुत ही सेंटर्ड रिसोर्स मुझे मिल गया, तो वो, और मुझे ये भी सवाल लग रहा है कि मैं आज तक राजगीर